ओम शांति। बाप दादा की मदद की मीठी यादें कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बाप दादा की मदद संगम पर ही हम बच्चों को प्राप्त होती है। बाप दादा ने हमें वरदान दिया हुआ है, हिम्मते बच्चे मददे बाप। ऐसे ही कुछ विशेष बाप दादा की मदद जो हमें प्राप्त हुई है समय प्रति समय, उसकी भागवत हम सुन रहे हैं आदरणीय बृजमोहन भाई साहब से। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। भाई साहब, बाप दादा की मदद तो हर बच्चे को प्राप्त हुई है, लेकिन क्योंकि आप साकार बाबा के समय से हैं, तो उन मदद के जो कहानियां हैं, जो किस्से हैं, इंसिडेंट्स हैं, उनका खजाना आपके पास है जो आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। आज भाई साहब हम अगर बात करें तो बाबा ने दिल्ली में बहुत विशेष सेवाएं कराई हैं, आपको निमित्त बनाया उनके लिए। और ऐसे ही जो बाबा के सेंटर्स हैं दिल्ली में, जैसे हम देखते हैं बड़े बड़े स्थान हैं, उसमें से रजौरी गार्डन का भी हमने सुना था कि उसके भी पीछे बहुत बाबा की विशेष मदद रही उसको दिलाने में। तो जो रजौरी गार्डन सेंटर है हमारा, ये हमने जब लिया तो इसकी क्या मतलब, कितना बड़ा था ये, कैसे लिया गया इसका? ये 1984 की बात है जी। कि एक युगल होते थे, दाता राम भाई और मनहरनी। उनका स्वीट्स का बिजनेस था। और मुझे याद है कि हम भी जब, क्योंकि हम बाहर का तो किसी का खाते नहीं, तो जब मैं अपनी जॉब में भी गया था, उन्हीं से माँ बहुत सारी स्वीट्स बना के ले गया था। देसी घी की बनाते थे। तो उनका बहुत भावना थी उनके बाबा में, ज्ञान में। तो उनका एक प्लॉट था और छोटा मोटा नहीं था, समझिए कि 2600 2600 मीटर का था, और था वो रजौरी गार्डन में। तो पहले वक्त में लिया हुआ होगा, तो उन्होंने वो प्लॉट जो था यज्ञ में सरेंडर कर दिया। और उस प्लॉट में खुला प्लॉट था, तो वहाँ पर बाबा भी आए, और बाबा ने उस ग्राउंड में, मुझे याद है, क्रिकेट खेला था बच्चों के साथ। तो ये ज़मीन तो 84 में ली गई, तो हाँ। जब बाबा साकार में थे तो बाबा वहाँ पहले आए हुए थे? हाँ, ये झगड़ा 84 का है। ओके। ज़मीन उन्होंने पहले ली हुई थी। ये जो मदद है ना रीक्वायर करने में, ओके। वो उसकी बात है 84 की। तो वहाँ जो बिल्डिंग थी, तो बाबा उसमें आए थे। ग्राउंड था, और एक जैसे उस वक़्त तो किसी बनाने वगैरह की बात नहीं थी, ग्राउंड रखा हुआ था। तो मेरे लौकिक पिताजी, जो भी एक फाउंडेशन ब्रह्मा कुमार थे, उस समय वो स्कूटर चलाते थे। तो उन्होंने बाबा को अपने स्कूटर पर बिठाकर भी चक्कर लगवाया था स्नेह से। और वो बताते थे कि मैं काँप रहा था कि बाबा को बिठाया हुआ है। अच्छा, तो वो जो ज़मीन थी पड़ी रही। उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने ना उस सारे एरिया को ग्रीन बेल्ट डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि थे भी वहाँ बाग बगीचे थे। तो ग्रीन बेल्ट डिक्लेयर कर दिया और उसमें वो आ गई। तो अब ग्रीन बेल्ट में तो आप कोई कुछ कर नहीं सकता, तो गवर्नमेंट ने उसको एक्वायर कर लिया। ये ओके। तो जो हमें यज्ञ के ही भाई ने दी थी, वो गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली? गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली। अब उन दिनों तक जो था, कंस्ट्रक्शन भी रजौरी गार्डन में शुरू हो गई थी। और जब बाबा दिल्ली में आए थे, तो पहला जो उनका आना हुआ था, वो हमारा कमला नगर सेंटर था। वो 3 मंजिल का था, और उसमें लिफ्ट भी नहीं होती थी उन समय। नीचे मालिक मकान रहता था, 1 मंजिल में किराएदार रहता था, ऊपर हमारा सेंटर था, उसके ऊपर छत थी। तो बाबा के आने पर छत में प्रोग्राम रखा गया था, क्योंकि सेंटर में तो छोटे कमरे थे। तो उसमें जब बाबा आए थे, तो उन्होंने कहा था कि बच्चे, बाबा को बुलाया है, ये गर्भ जेल में कैसे बुला लिया, तो बाबा को अगली बारी बुलाओ, तो अब खुला स्थान और अकेला अपना स्थान होना चाहिए। वो बात भी थी। और उसी अनुसार
मेरे छोटे भाई ने रजौरी गार्डन में उस समय ये डीडीए का था, तो डीडीए ने वहाँ पर प्रमोशन के लिए एक बंगला बनाया था और एक स्विमिंग पूल बनाया था उसके पीछे, ताकि लोग उसके प्लॉट्स खरीदें। और दूर एरिया था और उस समय मिलिट्री वाले वगैरह वहाँ प्लॉट लिया करते थे। अच्छा, तो उसमें जो लिया गया था बंगला, उसमें मम्मा आई थी। तो इसलिए वो जगह एक प्रकार से स्थापित हो चुकी थी यज्ञ के लिए। उसके बाद वहाँ कुछ समय किराए पर भी मकान लिया गया था, लेकिन फाइनली ये फैसला हो गया था इस जगह पर यज्ञ का अपना मकान बनेगा। इसलिए वो 84 में ऐसा विचार हुआ था, तो गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली। अब क्या करें? तो वैसे भाई सब कहते हैं कि जहाँ ब्राह्मणों के कदम पड़ते हैं वहाँ सेवा होनी ही है, होनी है। और जहाँ मम्मा बाबा के खुद कदम पड़ गए तो वहाँ तो होती ही थी, सेवा होनी है। फिर कैसे किया भाई तो साहब? इसलिए वहाँ पर फिर डीडीए को अप्लाई करना था, डी एक्विजिशन के लिए। तो किस कारण से करें, क्योंकि सारा तो सरकारी काम था, कईयों की उन्होंने एक्वायर कर लिए थे जी। तो पर चांस उस स्थान में ना एक शिवलिंग बना हुआ था, जैसे अबंडेंट सा होता है ना, बना हुआ था, कोई पुराना किसी ने बनाया होगा। तो हमने सोचा ये बाबा ने यहाँ रखवाया हुआ, और हम एक धार्मिक स्थान होने के नाते इसको डी एक्वायर कर सकते हैं। लेकिन शिवलिंग तो अननोन सा था, पड़ा था बिल्डिंग ज़मीन के अंदर कोने में। फिर हमने क्या किया, उस शिवलिंग को थोड़ा रीशेप करके, थोड़ा उसको मंदिर का रूप दे करके एक पुजारी रख दिया, और वहाँ हमने बाकायदा शिव के संबंधित प्रोग्राम किए, टेंट लगाकर प्रोग्राम किए, पब्लिक को इनवाइट किया, उसके पर्चे बाकायदा छपवाए गए। अच्छा, इससे वो इस्टेब्लिश हो गया थोड़े समय में कि ये शिव का मंदिर यहाँ है। फिर हमने डीडीए में कहा कि हमारा यहाँ मंदिर है और ये जगह एक्वायर ना करें, हम इसको और भी बड़ा विशाल एक धार्मिक स्थल बनाना चाहते हैं। अच्छा, तो होगा, मुझे लगता है लगभग 40 बार हमने डीडीए का विज़िट किया होगा, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत धीरे से वहाँ काम होता है और हर रूल रेगुलेशन को वो देखते हैं। इसलिए वहाँ नीचे से लेकर पटवारी होता है, फिर ऊपर होते हैं, इस तरह से होते हैं, डिपार्टमेंट बड़ा लंबा चौड़ा है। तो आखिरकार फ़ोटो मांगे गए और कुछ मांगा गया, तो फाइनली बहुत मेहनत के बाद वहाँ पर वो स्थान हमें मिल गया। तो भाई साहब, इसमें जैसे आपने बताया कि पहले से वो ज़मीन हमारी ही थी, फिर डीडीए, फिर गवर्नमेंट ने उसको एक्वायर कर लिया, फिर हमने उसको डी एक्वायर करने के लिए इतना पूरा उसकी प्लानिंग की, तो इसमें बाप दादा की मदद आपको कहाँ महसूस हुई? पहले तो मैं ये बता दूं कि उस ग्राउंड का कुछ हिस्सा साफ़ किया गया था, काफ़ी हिस्सा, और जहाँ बाबा आए थे और बाबा ने क्रिकेट खेला था, तो उस एरिया में, क्योंकि दिल्ली में हमारे बाकी सेंटर तो इंटीरियर में थे, छोटे छोटे स्थानों पर थे जी। और ये 2600 मीटर बहुत जगह होती है, तो वहाँ हम लोग टेंट लगा के ना प्रोग्राम भी रखा करते थे। सारी दिल्ली के प्रोग्राम रख लिए, और कोई फंक्शन रख लिए, कोई संगठन रख लिया, ब्रह्मा भोजन रख लिया, पब्लिक फंक्शन रख लिया, तो जगह भी काम आ रही थी। बाबा के पास पहले से ही फ्यूचर का पता होता है ना, क्योंकि बाबा त्रिकालदर्शी है जी। और उस फ्यूचर को पहुंचना भी है, और उसके रास्ते के लिए जो कई प्रकार के माध्यम होते हैं वो भी रखे होते हैं, और जब भी कोई इस प्रकार का ऑब्स्टेकल आता है तो उसका बाबा ने जवाब भी रखा होता है। तो इसलिए आप देखेंगे वो जो शिव का छोटा सा शिवलिंग का वो स्थान पड़ा था, वो हमारे काम आ गया, और बाबा ने ज़रूर वो रखवाया होगा कि किसी समय पर जी। अपना ही मंदिर है छोटा सा, और फिर उसको बाबा ने हम लोगों को टच किया कि डीडीए को किस कॉज पर, किस कारण से आप अप्रोच कर सकते हैं डी एक्वायर करने के। आप देखेंगे गवर्नमेंट भी कभी कोई सड़क बनाती है, कभी कोई तो रास्ते में मंदिर आ जाए तो वो मंदिर को नहीं तोड़ते, मंदिर से साइड करके सड़क को चेंज करना पड़ता है। हाँ जी। क्योंकि भारत धार्मिक स्थल है
और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिलीजन को प्रोटेक्शन दी गई है, इसलिए वो उसी आधार पर ही हम उसको ले सकते थे, वरना तो सारा ग्रीन बेल्ट में था, तो इसलिए वो आ गया। अच्छा, फिर उसके बाद और भी हुआ, वो ज़मीन हमें मिल गई तो रजौरी गार्डन में बहुत बड़ी डबल रोड जाती है, बहुत बड़ी सड़क जाती है, उसको रिंग रोड कहते हैं जी। सारी दिल्ली को ऑल अराउंड कवर करने के लिए रिंग रोड है, और रिंग रोड पर ऐसी बसेस भी चलती हैं, राउंड चलती रहती हैं, जिसको उतरना हो जिसको चढ़ना हो। आज तो दिल्ली बहुत बढ़ गई, आउटर रिंग रोड भी बन गया जी। उसके बीच में बहुत सारी कंस्ट्रक्शन हो गई, उस वक़्त वो रिंग रोड था, तो बहुत बड़ी वहाँ सड़क बनी थी। और ख़ास बात उसमें ये थी कि वो एक चौक में थी, वो जगह ऐसी थी, कॉर्नर जिसको मायापुरी चौक कहते हैं, जहाँ मैक्सिमम ट्रैफिक होता, उसके कॉर्नर में थी वो जगह, बड़ी प्रोमिनेंट जगह पर बाबर ने रखवाई हुई थी कि अगर आप वहाँ बोर्ड भी लगा दें तो लाखों गुजरने वालों को ब्रह्मा कुमारी का परिचय मिलता रहेगा। और हमने वहाँ एक बनाया भी था, एक टावर सा जिससे लोग देखते रहे, वो बाद की बात है जी। तो वो जो जगह मिली थी, तो जब रिंग रोड बनती है बहुत बड़ी, तो सर्विस लेन भी बनती है, साथ में छोटी सड़क बनती है जो भिन्न भिन्न एरियाज में जाती है। रिंग रोड से तो कहीं कहीं व्यक्ति उतर सकता है, फिर नीचे सर्विस लेन होती है, तो उन्होंने एक सर्विस लेन बनानी थी, और सर्विस लेन के लिए भी उनको जगह चाहिए थी, और हमारी ज़मीन उसमें आती थी। तो हमने उन्होंने कहा कि कुछ ज़मीन आप हमको दे दो अपनी, जो इसमें आएगी, और अपने गवर्नमेंट की बाकी ज़मीन थी, ग्रीन बेल्ट था, तो हम आपको एडजॉइनिंग ज़मीन दे देंगे। अच्छा, फिर हुआ क्या कि जब हमने उनको दो तो देनी पड़ती, ज़मीन दी, तो हमारा जो प्लॉट था वो टेढ़ा हो गया, तिरछा हो गया जी। अच्छा, उनकी भी ली तो तिरछा हो गया। फिर हमने उनसे दोबारा कॉरेस्पॉन्डेंस करके उसको बाकायदा शेप दिलवाया, ताकि वो जो कॉर्नर थे, फिर लेन देन करके, तो हमको शायद डबल ज़मीन देनी पड़ी थी, और आधी हमको मिली थी उसको रीशेप करवाने के लिए। तो ये भी हुआ। अब था कि ब्रह्मा बाबा का एक बहुत पहले से विचार था कि दिल्ली में एक ऐसा स्थान बनाएंगे जो स्वस्तिका की शेप का होगा, क्योंकि हमारी स्वस्तिका जो है, जो 4 भागों में चक्र को बांटती है, और दुनिया में भी स्वस्तिका प्रसिद्ध है, वो बहुत ज्ञान युक्त है कि कैसे सतयुग आता है, फिर त्रेता आता है, फिर द्वापर आता है, फिर कलयुग, वो स्वस्तिका से हम लोग समझाते हैं जी। तो बाबा ने कहा हुआ था कि एक बिल्डिंग इस शेप में बनाओ, ताकि लोगों को आते जाते को, चलते फिरते को स्वस्तिका का ज्ञान बने। तो वैसा बहुत ब्यूटीफुल है, मेरे बहुत लोगों ने देखी है वो बिल्डिंग। तो जैसे आपने बताया मेन रोड पर है, और मायापुरी चौक है, तो मायापुरी चौक पर शिव बाबा, इतना ट्रैफिक होता है, उनको ओवरब्रिज बनाना पड़ा जी। रिंग रोड का, फिर भी वहाँ इतना ट्रैफिक होता है, क्योंकि पूरा मायापुरी बहुत बड़ा एरिया है। जैसे माया की दुनिया में बाबा आकर के हम बच्चों को ज्ञान देते हैं, ऐसे मायापुरी में बाबा ने वो बनाया। अब आपको मेन रोड पर कोई भी बिल्डिंग बनानी हो, तो उसके लिए एक अर्बन आर्ट कमीशन बना हुआ है। आप उनको अपना नक्शा देते हैं, मॉडल देते हैं, वो फिर पास करते हैं। अगर उनको उनके रूल्स के मुताबिक लागू हो जाए, वो पास करते हैं, और कुछ मॉडिफिकेशन करना हो तो, मतलब उनसे पास कराए बगैर वहाँ बिल्डिंग नहीं बन सकती। ये हर मेन रोड पे बनने वाली बिल्डिंग के लिए है? मेन रोड से, हाँ जी। तो ये तो बहुत अनकन्वेंशनल डिज़ाइन था स्वास्तिका, इसीलिए था। और हम क्योंकि खर्चा नहीं करना चाहते थे, लोग तो बिल्डिंगों के बड़े बड़े मॉडल बनवा कर अट्रैक्टिव, उसमें हज़ारों रुपया खर्च आ जाता था, आजकल तो शायद लाखों आता होगा, वो भेजते थे। तो हमें तो पता भी नहीं था अर्बन आर्ट कमीशन क्या होता है वगैरह। तो हमने क्या किया, एक कारपेंटर से एक गोला बनवाया सेंटर में, जो स्वस्तिका में होता है, और उसके 4 आर्म्स लकड़ी के बनवाकर, यानी समझिए 500 रुपये में मॉडल, हमें पता ही नहीं था, वो हम ले गए। तो जब हम अर्बन आर्ट कमीशन में गए, मैं गया, आशा बहन गई, तो पहले तो उन्होंने मॉडल देखा, जंप किया, तो बोले
ये क्या ये क्या है? तो हमने कहा जी ये मॉडल है, हम इस तरह से बिल्डिंग बनानी चाहते हैं। जी। तो बोले इतनी बड़ी स्थान है आपका और बिल्डिंग बनाना चाहते हो, अर्बन आर्ट कमीशन में आप ये बच्चों वाला मॉडल ले आए हो हैं? हमने कहा जी हमें पता नहीं था, हम ले आएंगे। खैर हमने उनको कन्विंस किया ऐसे ऐसे होगा। तो यानी बाबा ने वहाँ भी टचिंग की। तो अर्बन आर्ट कमीशन एक चौक में मेन रोड पर इस तरह की बिल्डिंग पास कर दे, क्योंकि क्या होता है कि कोई भी ओवर अट्रैक्टिव चीज़ होगी तो ट्रैफिक में खतरा हो जाता है, लोग उसको देखने लग जाते हैं, ट्रैफिक एक्सीडेंट होने का खतरा होता है। तो गवर्नमेंट ये भी नहीं चाहती ना, इसलिए बहुत मुश्किल था ये काम, फिर भी उन्होंने पास कर दिया। अब जब हमने उसको बनवाया तो हमने देखा उसके आर्म्स वगैरह तो हैं, फ्लैट था ना, तो सिर्फ एरियल व्यू से वो स्वस्तिका दिखती थी, यानी बाहर से सड़क पे गुजरने वालों को उसके 2 आर्म्स ही दिखते थे, वो एरियल से दिखती थी। फिर हमने सोचा, हमने बाबा का डायरेक्शन तो फॉलो कर लिया, लेकिन इसमें वो लुक तो नहीं आता, ऊपर से जाके देखेगा तो स्वस्तिका बनेगी। फिर हमने बाबा से पूछा और हमने फिर उसमें एक्स्ट्रा एडिशनल कंस्ट्रक्शन कर ली, बड़े बड़े हॉल बना लिए, उसको 2.5-3 मंजिला बना लिया और उसके ऊपर लाइट हाउस लगाया, बाबा कहते थे बहुत बड़ा, वो हमने किया सारा। लेकिन वो जो स्वस्तिका थी वो ऊपर से ही दिखती थी जी। इसलिए फिर हमने उसको शेप चेंज कर दिया, आगे गार्डन बना दिया, बहुत अच्छी वो बिल्डिंग बन गई और वहाँ पर यूनिवर्सल राज योगा सेंटर बनाया गया, क्योंकि मेन रोड है और मेरे ख्याल में दिल्ली में मेन रोड पर हमारे कई सैकड़ों केंद्र हैं, बहुत थोड़े केंद्र हैं, और ऐसी मेन रोड पर जो रिंग रोड हो जी। तो इसलिए उसका ध्यान रखा गया। फिर जब उन्होंने ओवर ब्रिज बना लिया तो हमारी बिल्डिंग नीचे आ गई, है ना। फिर हमने और ऊंचा उसमें कोई ऐसा सिंबल लगाया, यानी कोई नीचे झुक के देख सकता तो देखेगा, सर्विस लेन में वो दिखेगी, जो लोकल एरिया उसमें दिखेगी, लेकिन रिंग रोड उसमें तो नहीं दिखेगी ना। इस तरह से इसकी घटना हुई थी। फिर उसको हमने, क्योंकि बहुत बड़ा स्थान था, तो रुक्मणी दादी जी। जो हमारे आदि रत्नों में थी उनको इसका चार्ज दिया गया। यद्यपि दिल्ली का जोनल हेडक्वार्टर पांडव भवन करोल बाग में है जी। और वहाँ गुलजार दादी का स्थान है, लेकिन रुक्मणी दादी को विशेष तौर पे वो स्थान दिया गया। जी। तो भाई साहब, जैसे कि आपने बताया कि वो ऊपर से स्वस्तिका दिखता है और सामने से तो वो फ्लैट ही दिखती है बिल्डिंग, लेकिन हमने देखा ऊपर भी उसके स्वस्तिका बनाई गई है टू रिप्रेजेंट कि ये बिल्डिंग का, वो दिखाने के लिए वो उसमें है, ताकि बाबा का मतलब स्पिरिट रखा गया जो बाबा ने कहा था, लेकिन लोकेशन के मुताबिक इस तरह से हुआ। तो भाई साहब, आज के समय में आपने से बताया दादी रुक्मणी वहीं पे रहे, तो क्या विशेष सेवाएं हुई राजौरी गार्डन सेंटर से? ऐसा है कि दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा स्थान वही था, इसलिए वहाँ पर हम जो हमारी मीटिंग्स होती है ना जी, सारे दिल्ली जोन की मीटिंग्स होती हैं जी, और उसकी इंचार्ज भी रुक्मणी दादी थी, जी, तो हम ओकेजनली, क्योंकि हम दिल्ली बहुत बड़ी है तो एरियाज़ में मीटिंग्स करनी पड़ती है, फिर भी ज़्यादा मीटिंग्स हम वहीं किया करते थे। और मुझे याद आता है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर दवे गौड़ा एक बीच में भारत के प्राइम मिनिस्टर बने थे जी। तो एक स्वामी जी होते थे, तो स्वामी जी को बहुत नज़दीकी थे दवे गौड़ा जी। तो हमने स्वामी जी, हमारी संस्था तो ऑल इंडिया है, तो स्वामी जी जो थे उनको हमने कहा कि आप दिल्ली में आइए और आप दवे गौड़ा जी को हमारे स्थान पर लाइए। तो मुझे याद है उन स्वामी जी के कहने पर दवे गौड़ा जी राजौरी गार्डन में आए थे, यानी भारत का प्राइम मिनिस्टर राजौरी गार्डन में आया। बहुत अच्छा फंक्शन भी किया गया छोटा स्थान के मुताबिक, लेकिन ये भी उस स्थान पर ये विशेष कार्य हुआ था। एज अ प्राइम मिनिस्टर, एज ए प्राइम मिनिस्टर, एज ए एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर वो वहाँ पर आए थे। और उसके बाद वो वहाँ उनका संपर्क हुआ, तो फिर हमने इंदिरा गांधी स्टेडियम में भी एक प्रोग्राम किया था, उसमें भी वो आए थे। क्योंकि सबसे
इम्पोर्टेंट काम होता है प्राइम मिनिस्टर का आना। जी। प्राइम मिनिस्टर इतने बिजी होते हैं, राष्ट्रपति हों, उपराष्ट्रपति हों, और तो आ जाते हैं, वो सेरेमोनियल हेड होते हैं, लेकिन वो इतने बिजी होते हैं कि कहने पर भी ना उस वक्त भी उनको कोई अपॉइंटमेंट आ जाएगी, अचानक लोग मिलने आ जाएंगे। लेकिन वो स्वामी जी के प्रभाव से, क्योंकि स्वामी जी को बहुत मानते थे, और हम स्वामी जी के मठ में भी गए थे, कर्नाटक में बहुत बड़ा मठ था, और स्वामी जी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बहुत बनाते थे। उन्होंने कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इतने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाए हुए थे कि वो एक प्रकार से सोशल सर्विस बहुत करते थे, और दवे गौड़ा जी इसी कारण से उनके नज़दीक में थे। तो ये भी एक घटना वहाँ हुई थी। तो ये तो बहुत विशेष है भाई साहब कि एक सेंटर पे प्राइम मिनिस्टर का अपने कार्यकाल में आ जाना। और एक और बात हुई थी, यूनाइटेड नेशंस के हम मेंबर हैं जी। तो यूनाइटेड नेशन में ब्रह्मा कुमारी मोस्ट एक्टिव एनजीओ है, और हम उनके इंटरनेशनल मेंबर हैं। इंटरनेशनल एनजीओ हैं, कोई तो होगा ना अपने देश का, तो हमारे 6 देशों ने वहाँ पर उसकी रिप्रेजेंटेशन है। यूनाइटेड नेशन ने हमें न्यूयॉर्क में एक पक्का ऑफिस दिया हुआ है जो कम संस्थाओं को मिलता है, और वहाँ हमारे बहनें रहती हैं जो उनके एक्टिविटी से कोऑर्डिनेट करती हैं। और यूनाइटेड नेशन का एक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, उसमें भी हमारी संस्था मेंबर है, जबकि कोई भी धार्मिक संस्था उसकी मेंबर नहीं है। ये भी यूनिक बात है। तो हुआ ये था, शुरू में हमने जब यूनाइटेड नेशन के मेंबर बने थे, नहीं तो माउंट आबू कहाँ और यूनाइटेड नेशंस कहाँ, तो हर साल हमने लगातार 4 साल दिल्ली में और माउंट आबू में यूनाइटेड नेशन से मिलकर कॉन्फ्रेंसेस की थी। और यूनाइटेड नेशंस के अंडर सेक्रेटरी जनरल उसमें आए थे। एक यूनाइटेड स्टेट्स की एनजीओ होती है, उसकी हेड लेडी, तो सबसे पहले हेड लेडी यूएन की एनजीओस की जो हेड है शैली स्विंग शैली, वो आई थी दिल्ली में। हमने उसका बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था, दिल्ली गेट के पास एक ग्राउंड है, वो बड़ी खुश हुई थी, उसने इतना ऑडियंस कहीं नहीं देखा जी। उसके बाद डॉक्टर जेम्स जोना, वो अंडर सेक्रेटरी जनरल थे यूएन के, तो वो आए थे इंडिया में, विज्ञान भवन में हमने प्रोग्राम किया था उनका, और माउंट आबू भी गए थे। उसके बाद एक डॉक्टर रॉबर्ट म्यूलर थे जो कोस्टा रिका एक देश है जी। उसके वो बहुत बड़े हेड थे, और कोस्टा रिका ऐसा देश है जो जहाँ आर्मी नहीं रखते हो, तो वो यूएन के अंडर सेक्रेटरी जनरल थे, और उनकी पत्नी भी थी। तो दोनों पहले माउंट आबू गए थे, उसके बाद दिल्ली में रजौरी गार्डन में आए थे। तो रजौरी गार्डन में मुझे याद है कि कुल्फ़ी होती है ना जो जी, इंडियन कुल्फ़ी जी, जी, तो वो उनको दी गई थी, उसकी उनको और उसकी जुगल को, कि हमारा एक भाई वहाँ कुल्फ़ी बनाता था। तो रॉबर्ट म्यूलर को समझ गया उसको घुमा के खाना है, परंतु उसकी जुगल जो थी ना गिर ना जाए ऊपर, तो वो उसको सिखा रहा था कि डू लाइक दिस, डू लाइक दिस। फिर उन्होंने वहाँ बैठ के अपनी स्टोरी भी सुनाई थी, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। तो वो भी वहाँ पर, उन्होंने भी वहाँ कदम रखे थे। इसके अलावा उस एरिया के जो राजनीतिक थे ना, लोकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकल एमएलए, वो दादी जी को बहुत अच्छी तरह से स्नेह से रखते थे, और वहाँ आते रहते थे। और बहुत सारे काम संस्था के होते हैं, उनके द्वारा भी हुए थे। तो भाई साहब बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा रजौरी गार्डन का। और इसके लिए बाप दादा ने बहुत मदद भी करवाई उसकी लाइन को। तो आज भी वो शिवलिंग है वहाँ पर? नहीं, क्योंकि वो तो भक्ति मार्ग की चीज़ है ना, सारा शेप बदल दिया गया, सारी बिल्डिंग वहाँ पर तैयार हो गई। लेकिन उसकी बजाय हमने उसके फर्स्ट फ्लोर पर एक बहुत अच्छा म्यूज़ियम बना रखा जी। बहुत से आर्टिस्टों को बुला के बनाया गया था, और वो सेंटर है ना जो उसका जी स्वस्तिका का, उसमें हमारा नीचे हॉल है, ऊपर ये म्यूज़ियम है। तो वो म्यूज़ियम में शिव का ही प्रधानता है, यानी सारा शिव को तो हम परमपिता ब्रह्मा कुमारी मानते ही हैं। तो अनेक प्रकार के आर्ट एंड कल्चर से, मुझे याद है वहाँ मॉडल भी बनवाए गए थे, रिलीफ मॉडल भी बनवाए गए थे, और असली मॉडल भी बनाए गए थे, बड़े आर्टिस्ट बुलाए गए थे। तो वो वहाँ पर है, तो म्यूज़ियम लोग देखते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारा कमिटमेंट था कि इसको हम धार्मिक स्थान रखेंगे और इसका विस्तार करके इसको सेवा में यूज़ करेंगे, वो कमिटमेंट भी हमने मेंटेन किया। और राज योगा शिविर भी वहाँ
होते रहे जी। लगातार राजयोगा शिविर, क्योंकि दिल्ली में बड़ा स्थान वही था, तो पीरियडिकली वहाँ राजयोगा शिविर भी होते रहे। रुक्मिणी दादी जी ने तो शायद 1 साल पहले ही शरीर त्याग किया है, तब तक वो सारे दिल्ली की जोन इंचार्ज थी, और इसलिए वहाँ बहुत सारी बहनों का आना जाना, कुछ विचार विमर्श करना, कुछ संस्था के रूल्स भी होते हैं, उनके अनुसार कुछ अपने सेंटर के सर्टिफिकेट वगैरह लेते हैं, वो सारा कार्य वहीं से होता रहा। तो बाप दादा ने बहुत विशाल सेवाओं को देखते हुए पहले से ही बच्चों को हिम्मत देते हुए, और कदम कदम पे बाबा कभी भी बड़ा लक्ष्य नहीं देते, जो हम देख रहे हैं, जो बाबा ने कहा, बाबा ने पहले से ही ग्राउंड बनाना शुरू करते हैं और कदम कदम पर बच्चों को गाइड करते हुए अंतिम जो हमारा लक्ष्य होता है वहाँ तक पहुँचाते हैं। जैसे ज्ञान में भी बाबा ने हमें पहले धीरे धीरे आत्मा का ज्ञान फिर शुरू किया, ऐसी सेवाओं के क्षेत्र में भी बाप दादा की मदद से बच्चे कदम कदम से आगे बढ़ते रहे हैं। और इसके लिए आपको निमित्त बनाया दादियों के द्वारा दिल्ली में जो विशेष सेवाएं हुई, जिसकी छाप आज जैसे आपने बताया केवल दिल्ली में ही नहीं लेकिन पूरे विश्व में, जैसे यूनाइटेड नेशंस की भी जो सेवाएं हुई, तो उसमें बाहर के देश जो हैं वहाँ के तो सेंटर्स हैं ही हैं, लेकिन बाबा ने जहाँ पे कदम रखे, जहाँ से सेवाएं बढ़ाई, उधर भी वहाँ का भी मेन रोल है। मैं आपको एक घटना और सुनाता हूँ कि जब हम डीडीए में जाया करते थे जी, वो बहुत विचित्र तरह का दफ्तर है, क्योंकि वहाँ पर फाइल को आगे करवाना, उसमें वो अपने आप तो करते ही नहीं है। तो मुझे याद है, यद्यपि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, दुनिया में मेरा स्टेटस है, तो वहाँ मैं जाके क्लर्क के पास भी बैठना पड़ता था, पटवारी के पास भी बैठना पड़ता था। तो एक पटवारी था, वो मुझे तो जानता नहीं था, मैं बीके का रिप्रेजेंटेटिव था। उसने मुझे कहा, जी मेरे घर में कोई फंक्शन है और फतेहपुरी से मुझे पनीर चाहिए। जी। फतेहपुरी काफ़ी दूर जगह वहाँ से, सिटी के मिडिल में है, आप मुझे पनीर ला दो। अब देखिए, रिश्वत तो हम देते नहीं जी। पर मैं एक्चुअली स्कूटर उठाकर फतेहपुरी गया और उसके लिए पनीर खरीद के लाया ताकि वो हमारी फाइल को आगे करे। ऐसी ऐसी घटनाएं भी उसमें होती हैं। मुझे सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि बाबा का काम होना चाहिए। तो लेकिन उन्होंने रिश्वत भी मांगी होगी शायद? नहीं, रिश्वत वो समझते हैं, बीके से मांगते नहीं। अच्छा, तो इस प्रकार से सहयोग, इसीलिए हमारा काम और भी लेट करते हैं वो। लेकिन हमारी बहनें जाती हैं, उनमें भावना उनमें होती है, लेकिन ये भी कार्य उन्होंने मेरे से करवाया था। जी। हाँ। तो विचित्र बाबा ने हमें सेवा के लिए निर्माण बनना भी भाई साहब हाँ, बाबा कहता है आपकी निर्माणता भी बहुत सेवा करती है। जी। तो कहीं ना कहीं बाप दादा हमें हिम्मत देते हैं, निर्माणता देते हैं, और सही समय पे सही बात जो बोलनी है, कहाँ झुकना है, कहाँ हमें फर्म रहना है, ये सब बाप दादा की मदद हमें प्राप्त होती है। होता है, और हमें पता नहीं लगता, हम इसमें खुश होते थे बाबा का काम हो रहा है। बाबा के काम में 100 बारी भी बुला लेंगे, हम जाएंगे, बैक ऑफ द माइंड पे हमें पता होता है कोई ना कोई रास्ता कहीं ना कहीं निकल आएगा, अड़चन भी होगी तो क्लियर हो जाएगी। बाबा काम होना तो है, लेकिन ऐसे नहीं कि बाबा का काम है तो सहज हो जाए। जितनी दुनिया के किसी व्यक्ति को उसमें कठिनाई आती है, रुकावटें आती हैं, उतनी ही हमें भी आती हैं, लेकिन उसमें इतना ही सिर्फ रहता है, एक तो बाबा ने दिव्य बुद्धि दी हुई है, दूसरा संसारिक लोगों के तौर तरीके और हैं, वो क्लर्क को ताड़ना भी शुरू कर देंगे, तुम करता है कि नहीं मेरा काम, मैं तेरे ऑफिसर के पास जाता हूँ। हमने ऐसा अप्रोच कभी नहीं रखा, स्नेह से, प्यार से, अपने भाईचारा समझ के, चलो ये भी हमारा भाई है, भगवान का बच्चा है, जानता तो नहीं है, इसको भी खुश करो, आपका भाग्य बन जाएगा, लेकिन विद इन द डिवाइन रूल्स। जी, थैंक यू भाई साहब, आपने आज हमारे बीच में बाप दादा की मदद की एक और याद को तरोताज़ा किया, और इससे हमें ये भी समझ में आया कि हमें बाप दादा की मदद के लिए हमें रिसीव हो, उसके लिए हमें बाबा की धारणाओं पे चलना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम धारणाओं से सैक्रिफाइस करेंगे, बाबा के प्रिंसिपल से सैक्रिफाइस करेंगे, तो बाप दादा की मदद हमें प्राप्त नहीं हो सकती। फिर तो लौकिकता आ जाएगी, फिर लौकिक तरीके से हमें चलना होगा। अलौकिकता जो है
वो उसमें बाबा की मदद है। और निष्काम निस्वार्थ सेवा है, उसमें बाबा की मदद है। जी, तो आज हमने यही देखा कि बाप दादा ने जो भी कहा है, ड्रामा में वो सीन आना ज़रूर है, लेकिन उस सीन को लाने के लिए बाबा हमें निमित्त बनाते हैं और निमित्त बने हुए को बाप दादा मदद भी प्रदान करते हैं। तो ऐसी ही कुछ और यादें लेकर के हम आपके बीच में आते रहेंगे। तब तक के लिए ओम शांति।